एक बात हमेशा याद रखोगे कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा, यूं थक कर ना बैठा मंजिल का मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का बहुत मजा आएगा। रिलेशन है, आइंस्टीन का जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी था इसी थ्योरी इसी पे बेस था, मास एनर्जी पे ही बेस था। आइंस्टीन साहब पता लगाए कि आखिरकार ये मास और एनर्जी आखिरकार क्या रिलेशनशिप है यार। इस रिलेशन के बारे में बहुत अच्छा सा कंसेप्ट बताया उन्होंने बताया कि जितने मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकते हैं यार। हमारा मास अगर 10 किलो है तो हमारे अंदर पूरा एनर्जी होगा, तो हम अपने मास को मेजर कर पा रहे हैं 75 केजी या 80 केजी हमारा जो मास है। एक्चुअल में उसमें एनर्जी है, सारा भरा हुआ एनर्जी। मास बहुत कम होता है, सारा का सारा एनर्जी ही कंबाइन होता है बाबू। ये आइंस्टीन साहब का कंसेप्ट था। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? आप लोगों का मोस्ट वेलकम है हमारे इस प्लेटफॉर्म इजी एकेडमी पे। आज हम लोग बच्चों वन शॉट में कवर करेंगे अपना न्यूक्लियाई एंड रेडियो एक्टिव, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स का, उसको हम लोग आज देखेंगे बच्चों। ठीक है, आप लोग लेक्चर में बने रहें। पूर्णतः आप लोगों को बेसिक से लेकर के हायर कंसेप्ट भी मिलेंगे इस लेक्चर में। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। देखिए बच्चों, सबसे पहला हमारा न्यूक्लियाई एंड रेडियो एक्टिव। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े हैं? एटम पढ़े हैं ना। एटम में क्या देखे? एटम में हम लोग देखे हैं कि एटम का मॉडल कौन तैयार किया था। एटम के अंदर न्यूक्लियस का जो खोज हुआ था, रदरफोर्ड साहब ने जो गोल्ड फॉयल का एक्सपेरिमेंट किया था, उस पे हमको न्यूक्लियाई मिला था, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर है क्या क्या, सबसे पहले वो हम देखेंगे कि न्यूक्लियस में रहता क्या सब है। देखो बच्चों, न्यूक्लियस में क्या रहता है? अगर हम लोग किसी एलिमेंट को लिखते हैं तो वो एक्स या वाई या जेड या ए बी सी कुछ भी हमारा एलिमेंट है। अगर उसका एटॉमिक नंबर जेड से लिखते हैं नीचे में और एटॉमिक मास को ए से लिखते हैं ऊपर में, पता है हम जब पढ़ रहे थे तो हमको खुद कंफ्यूजन हो रहा था। जेड को एटॉमिक मास या जेड एटॉमिक नंबर, ए एटॉमिक मास या ए एटॉमिक नंबर, तो कंफ्यूजन होता था। याद रखोगे, ए ऊपर क्या होगा? एटॉमिक नंबर होगा। थोड़ा थोड़ा रिलेट करना, ऊपर ए से ऊपर, थोड़ा सा वो तो यू से होगा लेकिन रिलेट हो सकता है। ऊपर एटॉमिक मास तो ए से, और जेड बचा नंबर तो जेड से। देखिए अब हम लोग इस एटॉमिक मास को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ दो तो एटॉमिक मास बन गया। अच्छा सर, हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में बहुत सारा कंसेप्ट यार। न्यूक्लियर में ऐसे ऐसे कंसेप्ट मिलेंगे ना आपको। रेडियो एक्टिव का कंसेप्ट मिलेगा आपका। क्वेश्चन तो न्यूक्लियर में 100% आपसे बन जाएंगे, ये मैं श्योरिटी के साथ वादा करता हूं आप लोगों से। चलिए देखो, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जितना प्रोटॉन जितना न्यूट्रॉन सबको जोड़ दो तो एटॉमिक मास हो जाएगा। अच्छा सर, बात तो सही है जी। अब देखो, ये P प्लस N को हम लोग न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो सामग्री है उसको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। इस घर में बच्चे हैं, उसी को न्यूक्लियस कहेंगे। तो न्यूक्लियस में क्या सब है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिलकर के क्या बनाएगा? न्यूक्लियॉन्स। याद रखना। चलिए अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के प्रॉपर्टीज। एक चीज बताते हैं, अगर किसी एटम का बोलेगा एटॉमिक नंबर कितना होगा, बोलिएगा जितना प्रोटॉन होगा उतना उसका एटॉमिक नंबर होगा। अच्छा सर, हाँ, लेकिन जितना इलेक्ट्रॉन उतना भी एटॉमिक नंबर होता है, बशर्ते वो न्यूट्रल एटम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? न्यूट्रल एटम में जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन उतना एटॉमिक नंबर। लेकिन अगर न्यूट्रल एटम नहीं है, न्यूट्रल किसको बोलते हैं? न्यूट्रल हम बोलते हैं एल्युमिनियम। +3 लग गया, ये चार्ज हो गया, तो न्यूट्रल सिर्फ एल्युमिनियम। +3 उसका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर नहीं होता है। बताएंगे आप लोगों को आगे। चलिए, तो एटॉमिक नंबर भी हम लोग सीख लिए। अब प्रॉपर्टीज, सबसे पहला प्रॉपर्टीज है न्यूक्लियस का साइज कितना होता है। न्यूक्लियस का साइज, तो बच्चों न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है ना वो 10 का पावर -15 मीटर होता है। एटम का रेडियस 10 का पावर -10 मीटर। तो आपको बोलेगा एक्यूट रेडियस फाइंड कीजिए। एक्यूट रेडियस फाइंड कीजिए, तो कैसे निकालोगे? R बराबर R0 a का पावर 1/3। ये फॉर्मूला आपने ध्यान में रख लीजिए। साइज ऑफ कोई भी न्यूक्लियस आपको दे, उसका साइज पूछे, एक्यूट रेडियस पूछे, तो आप लोग इस रेडियस, तो ये कांस्टेंट होता है न्यूक्लियस का 10 का पावर -15 इंटू a का पावर 1/3। इसका फॉर्मूला ये है R a का पावर 1/3। ये R0 है जो फिक्स होता है। एक क्या है सर? एटॉमिक मास। अभी पढ़ा क्या है, सवाल बनेंगे, हम लोग बहुत इजीली सीख लेंगे उस लोगों को। चलिए आगे बढ़िए। साइज ऑफ एटम भी देख लिए। एटम का रेडियस कितना होता है? 10 का पावर -10 मीटर। अच्छा सर, अब कोई पूछे डेंसिटी, तो बच्चों डेंसिटी पे न्यूमेरिकल्स
किस प्रकार आते हैं आपको पता है? क्वेश्चंस नहीं आते, उस पर आपको बताया जाएगा कि डेंसिटी बताओ कि किसी एटम का डेंसिटी, कोई हीलियम है, सोडियम है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, क्या इस सब का डेंसिटी अलग अलग होगा? तो डेंसिटी डिपेंड नहीं करता मास नंबर पे बच्चों, याद रखोगे, बस ये याद रखना, डेंसिटी मास नंबर पे डिपेंड नहीं करता है। तो वही चीज लिखे है कि x कोई एलिमेंट है 56 है एटॉमिक मास, और y कोई एलिमेंट है जिसका है 84 एटॉमिक मास, तो ये इंडिपेंडेंट होता है मास नंबर पे। क्या होता है? मास नंबर पे डिपेंड नहीं करता है, मास नंबर पे डिपेंड नहीं करता आपका जी डेंसिटी। तो इसीलिए दोनों का डेंसिटी होगा 1:1। कितना होगा? 1:1। कितना भी एटॉमिक मास हो, दैट डजंट मीन डेंसिटी 1:1 होता है। आगे बढ़िए, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। वॉल्यूम न्यूक्लियस कैसा होता है? स्फीयर, 4/3 πr³। अगर वो न्यूक्लियस है तो स्मॉल आर, अगर वो एटम है तो कैपिटल आर। हम लोग पहचानने के लिए ये नहीं आता वो है वॉल्यूम रेशियो। वॉल्यूम रेशियो पूछेगा तो कैपिटल आर बाय स्मॉल आर का पावर 3³ देखिए ना, ये सब तो कांस्टेंट है, कटिए जाएगा, क्या बचेगा? स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। अगर बोले एटम बाय न्यूक्लियाई का रेडियस तो ऊपर जाएगा ये, नीचे आएगा ये, तो कैपिटल आर बाय स्मॉल आर का पावर 3। अब नेक्स्ट, अब आते हैं बच्चों डीके। बहुत मजेदार टॉपिक, ये सारा बेसिक था हमारा इस चैप्टर का बेसिक टॉपिक। अब हम लोग आते हैं डीके। डीके क्या होता है सर? डीके का मतलब होता है टूट जाना। क्या होता है? टूट जाना। बस उस बड़ा सा न्यूक्लियस है, हैवी न्यूक्लियस है, वो छोटे छोटे भागों में टूट गया, उसको बोलते हैं डीके। और वही को कॉमनली क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव डीके, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो टूटते हैं। बहुत बड़ा बड़ा एलिमेंट, यूरेनियम टूटता है, थोरियम टूटता है, बहुत बड़ा बड़ा एलिमेंट होता है जिसका 235, 300 इतना जब बड़ा बड़ा एटॉमिक मास नंबर होता है, वो टूटेगा ना, उसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव डीके। और छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटते हैं। तो हम लोग 3 प्रकार के डीके को देखेंगे, अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके। और बहुत सवाल आते हैं, आप लोगों से बन जाएंगे यार, बिल्कुल ईजी है, बहुत अच्छे अच्छे सवाल आते हैं, एकदम लॉजिकली, कुछ दिमाग लगाना ही नहीं रहता है, सवाल खट से बन जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं डीके। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ तो चलो बच्चों, अब हम लोग डीके को देखते हैं। तो डीके क्या होता है बच्चों? हैवी न्यूक्लियस क्या होता है? छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट जाते हैं, उसको डीके कहते हैं, या रेडियो एक्टिव डीके भी कह सकते हैं। जैसे कि यूरेनियम हमारा है, जैसे कि थोरियम है, बहुत बड़ा बड़ा न्यूक्लियस है, उसको हम लोग छोटे पार्ट में तोड़ते हैं। तो सबसे पहला होता है बाबू अल्फा डीके। क्या होता है? अल्फा डीके। अल्फा नाम से ही कुछ पता लग रहा है, अल्फा। अल्फा पार्टिकल बचपन से आप लोग पढ़ते आए हैं, क्लास 6, 7, 8, 9 में पढ़ते आए हैं। अल्फा मतलब हीलियम पार्टिकल को बोलते हैं। अल्फा मतलब हीलियम पार्टिकल, मतलब कि अगर एक्स कोई एलिमेंट है ना, उससे क्या निकलेगा? हीलियम निकलेगा, तो ये होगा अल्फा डीके। अगर कोई हमारे पास एक्स एलिमेंट है, उससे हीलियम पार्टिकल निकल रहे हैं, उसको बोलेंगे अल्फा डीके। तो वही चीज़ देखेंगे। देखो बाबू, तो क्या होता है? अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम न्यूक्लियस, जो हमारा हीलियम होता है उसी को अल्फा बोलते हैं। अब क्या होता है? जैसे कि देखो, एक्स हमारा कोई पार्टिकल है, अब एक्स का क्या हुआ? डीके हुआ, तो डीके होने से वाई कुछ पार्टिकल बना, और यहाँ से हीलियम निकला। हीलियम निकला मतलब मास नंबर 4 निकला है, और एटॉमिक नंबर 2, मतलब इस एक्स एलिमेंट से 4 माइनस होगा और 2 माइनस होगा। क्यों? क्योंकि ये जो हीलियम निकल ना गया है, तो वाई कोई पार्टिकल बनेगा। कब बनेगा? हीलियम निकाल दो, एक्स में से हीलियम माइनस कर दो, तो एक्स में से ए में से 4 माइनस कर दो, और जेड में से 2 माइनस कर दो, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 2 है और एटॉमिक मास 4 है। तो ये एक्स हमारा, वाई हमारा कोई एलिमेंट होगा। तो एक्स कोई एलिमेंट है, उसका अल्फा डीके हुआ है, इसका मतलब उसमें से हीलियम निकला होगा। तो हीलियम निकला होगा तो क्या बचा होगा? तो वाई पार्टिकल बचा होगा, वाई, जिसका मास नंबर 4 से घटेगा और एटॉमिक नंबर 2 से घटेगा। 4 क्यों? क्योंकि हीलियम का मास 4 होता है। 2 क्यों? क्योंकि हीलियम का नंबर 2 होता है। तो इस प्रकार से, इसीलिए हमारा मास नंबर और एटॉमिक नंबर क्या होता है बाबू? कंजर्व होता है। दोनों को जब जोड़ोगे ना, तो ये एक्स पार्टिकल बन जाएगा। तो इसी प्रकार हमारा एटॉमिक नंबर और मास नंबर कंजर्व होता है बाबू। चलिए अब नेक्स्ट हमारा है बीटा डीके। बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं यार इस सबसे, मतलब आप देख करके आंसर लगा सकते हो, इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। आगे देखो बीटा डीके। बीटा डीके क्या होता है सर? बीटा में 2 प्रकार पढ़ना है हम लोगों को, बीटा प्लस और बीटा माइनस। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बीटा माइनस। ये बीटा माइनस आखिरकार है क्या? तो बीटा माइनस में बाबू न्यूट्रॉन टूटता है। बीटा माइनस में न्यूट्रॉन जो है वो बदलता है, और न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ट्रांसफॉर्म हो जाता है। किस चीज में सर? प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में और एंटी न्यूट्रॉनों में। अच्छा, तो न्यूट्रॉन हमारा ट्रांसफॉर्म हो गया, प्रोटॉन बनाया, इलेक्ट्रॉन बनाया और एंटी न्यूट्रिनो बनाया। बेसिक सा चीज अगर पूछे बीटा डीके में क्या क्या होता है, तो याद रखोगे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन,
और एंटी न्यूट्रॉनों, ये न्यूट्रॉन ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बदल जाता है ये सब चीज़ों में। अब बीटा प्लस पूछे तो प्लस है, इसका मतलब सर प्रोटॉन ट्रांसफर होगा। जी सर, प्रोटॉन चेंज करेगा, प्रोटॉन बदला न्यूट्रॉन में। और ई प्लस को बोलते हैं पॉजिट्रॉन, क्या बोलते हैं? पॉजिट्रॉन, और न्यूट्रिनो में तो बीटा प्लस। तो सवाल सर कैसे आएगा, बिल्कुल बताते हैं। सवाल इस प्रकार से आएगा, देखो जैसे कि बोलेगा एक्स कोई एलिमेंट हमारा है जिसका एटॉमिक मास ए है और एटॉमिक नंबर जेड है, इसमें बीटा प्लस डीके हुआ या बीटा माइनस। सबसे पहले देखते हैं बीटा माइनस डीके। तो बीटा माइनस डीके, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा, तो जेड में +1 हो जाएगा, जेड में +1 हो जाएगा, और मास नंबर में कोई फर्क नहीं होता। जी सर, अच्छा। अब एक बात बताओ, x कोई एलिमेंट है, इसमें बीटा प्लस हुआ, इलेक्ट्रॉन निकला, तो इसमें हो जाएगा माइनस, जेड में से -1। तो ये प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। बस इसमें एटॉमिक मास में कोई फर्क नहीं होता है, मास नंबर में कोई दिक्कत नहीं है। बस दिक्कत है क्या, तो एटॉमिक नंबर से दिक्कत है। माइनस डीके दिखे +1 हो जाएगा, प्लस डीके दिखे -1 हो जाएगा। तो ये अल्फा डीके और बीटा डीके हम लोगों ने देखा। बीटा माइनस में क्या देखा, न्यूट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है, मतलब बदल जाता है, चेंज करता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो में। और बीटा प्लस में प्लस है तो प्रोटॉन चेंज कर जाता है, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो में। तो इस प्रकार से सवाल बनते हैं। तो ये सारा कुछ हमारा कंसेप्ट था, इस चीज को हमने भी देखा है। तो देखो बाबू, तो ये चीज आप लोग एक बार नोट कर सकते हैं अपने नोटबुक में, क्या कर सकते हैं, इसको एक बार नोट कर सकते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं गामा डीके। क्या देखेंगे, गामा डीके। गामा डीके उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट हमारा बीटा डीके है और अल्फा डीके है, उतना गामा डीके नहीं। गामा डीके में सिंपल सी बात, एक्स कोई एलिमेंट था, गामा रेज निकला, कोई फर्क नहीं पड़ा इस एलिमेंट को, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब सर मास नंबर भी नहीं बदलेगा और एटॉमिक नंबर भी चेंज नहीं होगा। तो बहुत इजी था। चलिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसको हम इरेज करते हैं। तो चलो बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस, ठीक है ना। चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट रेडियस ऑफ जर्मेनियम 70। जर्मेनियम जिसका एटॉमिक मास है 70, इसका रेडियस आराम से कर सकते हैं हम लोग। इस फार्मूला पर क्या है, R बराबर R0 a का पावर 1/3। R निकालना, R0 का वैल्यू फिक्स है 10 का पावर -15। ए दिया हुआ एटॉमिक मास 70 का पावर 1/3। तो सॉल्व कर लीजिए, R बराबर 10 का पावर -15, 70 का क्यूब रूट कितना होता है। तो अगर हम मान लेते हैं 3 × 3 × 3, 3 बार गुना करेंगे तो 3 का 27 होगा, 3 नहीं होगा, 8 64, 8 नहीं होगा, 5 25, 25 5 125, 5 नहीं होगा, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 4 लिख सकते हैं, अप्रॉक्स 4 लिख सकते हैं हम लोग, अप्रॉक्स 4 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 4 चौके 16, 16 चौके 64, तो 64 के आसपास, इसके 4 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आगे हमारा रेडियस कितना आया, इतना हमारा रेडियस आया। जी सर। अब सर इसका देखते हैं, सर दिया है रेडियस ऑफ एल्युमिनियम न्यूक्लियस इज R1। एल्युमिनियम न्यूक्लियस का रेडियस R1 है। अच्छा, तो बोल रहा है कि न्यूक्लियस Pe का 125 का कितना होगा, R2 निकाल लो। बिल्कुल कर सकते हैं। एक बात बताओ, R बराबर क्या होता है, R0 a का पावर 1/3। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a का पावर 1/3, क्योंकि R0 तो कांस्टेंट है। जी सर, तो निकाल लो R1/R2 क्या आ जाएगा, A1/A2, A1 का पावर 1/3, A2 का पावर 1/3। अच्छा सर, जी सर, तो कर लो। R1 दिया हुआ, R1 को R1 लिखो, R2 का R2 लिखो। A1 कितना है, एल्युमिनियम का 27, टेल्यूरियम का 125 है, का पावर 1/3, R1/R2। 27 का क्यूब कितना होगा, 3 जाना है, 9 3 27, 3। 125 क्यूब किसका होगा, 5 का। अच्छा सर, जी सर, तो हम लोग का आंसर आ गया। R1 लिखना है, R2 उधर भेज दो, R1 किधर भेज दो, या लिख दो, R2 को उधर ले जाओ, 3/5 R2। R1 क्या हो गया, 3/5 R2 है क्या, कोई ऑप्शन देखो, ऑप्शन है ही नहीं इसमें, 3/5 R2। देखो ना, R1 लिखना है, R2 उधर चला जाएगा, 3/5 R2, ये हमारा आंसर आएगा। ओहो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस सारे क्वेश्चंस के आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बेसिकली सारा रेडियस पे इस तरह के सवाल बनते हैं। अब आओ
क्या कह रहा है, न्यूक्लियर रेडियस है एल्युमिनियम 27 का इतना फर्मी, तो कॉपर का पूछ रहा है, कुछ नहीं करना, दिमाग ही नहीं लगाना है। R1/R2 मतलब R किसका है, एल्युमिनियम बाय R कॉपर बराबर क्या हो जाएगा, A1/A2, A किसका, एल्युमिनियम का बाय कॉपर का पावर 1/3। करते ही हैं, ये फॉर्मूला याद रख लो। अच्छा सर, तो बाबू बताओ रेडियस एल्युमिनियम का कितना है, 3.6, कॉपर का निकालना ही है। एल्युमिनियम का एटॉमिक मास 27, कॉपर का 64, पावर 1/3, तो कर लो ना, क्या है 3.6 है बाय R कॉपर, 27 का क्यूब 3, 64 का 4 चौके 16, 16 चौके 64, 4 होगा। R कॉपर निकाल, इसको उधर भेज दो, R कॉपर निकलेगा तो 4 इधर आ जाएगा, 4 × 3.6/3 काट दो, 3 2 6, 1.4, 4 4, 4 2 जाए 4.8 आएगा। कितना आएगा बाबू आंसर, 4.8। सॉरी यहाँ सारा पॉइंट में ही है, ये सारा पॉइंट में है, ये पॉइंट में, आंसर हमारा सी जाएगा। कितना आया, 4.8। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस एक रेडियस से हमको सवाल सॉल्व हो रहा है। फिर देखो अगला क्वेश्चन, 2 न्यूक्लियाई हैव सेम मास नंबर, 2 न्यूक्लियाई है, इसका मास नंबर सेम है, रेशियो है 1:3, मतलब उसके मास नंबर का रेशियो। तो उसका पूछ रहा डेंसिटी, न्यूक्लियर डेंसिटी। हम क्या बोले हैं कि किसी भी न्यूक्लियर का क्या भी कोई भी मास नंबर हो, न्यूक्लियर डेंसिटी बराबर होगा, न्यूक्लियर डेंसिटी दोनों का क्या होगा, रेशियो बराबर होगा, 1:1। पढ़ा चुके हैं, तो बहुत इजी सवाल था बच्चों, ठीक है। तो इसको नोट करें पहले अच्छे से क्वेश्चन को। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं डीके का भी, जो अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उसको हम लोग देखते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले क्या कह रहा है, ए न्यूक्लियर रिएक्शन इज गिवन, एक न्यूक्लियर रिएक्शन दिया हुआ है, X Y E, और इस सिंबल का नाम याद है आप लोगों को, ये सिंबल क्या होता है, ये होता है एंटी न्यूट्रिनो। क्या होता है, एंटी न्यूट्रिनो। अच्छा सर, तो ये सिंबल देख के भी आप बता सकते हैं कौन सा डीके है। देखिए X Z एटॉमिक नंबर, A एटॉमिक मास, Y Z +1 हुआ, +1 किसमें हो रहा है, और एटॉमिक मास में कोई फर्क नहीं होता है, किसमें होता है बच्चों, बीटा माइनस में, बीटा माइनस में मतलब बीटा डीके। ये हमारा राइट आंसर, जो कि 2003 के पेपर में आया हुआ सवाल है। अगला सवाल देखिए, 2009 और 1993 में पूछा हुआ सवाल है, न्यूक्लियर डीके दिया हुआ है तुमको, X दिया है, Y दिया है, B स्टार और B दिया है। कह रहा है कौन कौन सा डीके हुआ, तो X से Y बना और +1 हुआ, +1 हुआ, मास में कोई फर्क नहीं, मतलब ये बीटा डीके। तो सबसे पहले बीटा होगा, फिर बीटा से A-4, A में 4 घटा और Z में 1 घटा, तो A में 4, तो हीलियम होता है, मास नंबर घटता है तो अल्फा डीके होता है, मास में जब ये घटौती आई तो अल्फा डीके, मतलब दूसरा अल्फा। और तीसरा एज इट इज है, यही एज इट इज है, तो गामा डीके में एज इट इज होता है, ना मास नंबर में कोई फर्क, ना एटॉमिक नंबर में, मतलब तीसरा गामा। तो बीटा अल्फा गामा, बीटा अल्फा गामा, बीटा अल्फा गामा, बीटा अल्फा गामा। तो बहुत इजीली क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। हमने क्या बोला आप लोगों को कि एक थोड़ा सा डीके को एक बार दिमाग में रखोगे ना, सवाल अपने आप बनने लगेंगे। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम लोगों ने क्वेश्चंस भी देखा, हम लोगों ने थ्योरेटिकल पोर्शंस भी देखा, न्यूक्लियाई का बेसिक कंसेप्ट को सीखा। अब बच्चों हम लोग आगे की ओर नेक्स्ट टॉपिक प्रोसीड करेंगे। एक बात हमेशा याद रखोगे कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा, यूं थक कर ना बैठा मंजिल का मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का बहुत मजा आएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और इसी लाइन से हम लोग शुरू करते हैं अपना टॉपिक। चलिए क्या है, रेडियो एक्टिव डीके। हम लोगों ने डीके पढ़ा, अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके। अब इससे आगे के टॉपिक को प्रोसीड करते हैं। ये क्या होता है सर, मान लेते हैं कि टाइम t बराबर 0 पे इनिशियल कितना न्यूक्लियस था, N0, N0 न्यूक्लियस। टाइम t बराबर 0 पे इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियर एटम कितना था, N0, ठीक है सर। और टाइम t पे कितना था, N। मान लेते हैं 0 टाइम पे, N टाइम t बराबर 0 पे
कितना न्यूक्लियस था एन नॉट। अब ये टाइम टी बराबर मान लेते 10 सेकेंड या कुछ भी हो गया, या टी बराबर टी सेकेंड, टी में कुछ भी हो सकता है 5, 10, 15। कितना पार्टिकल है, नंबर ऑफ एटम रिमेनिंग कितना बचा एन। इनिशियली मान लेते बहुत सारा न्यूक्लियस था, जैसे जैसे टाइम बीता गया वैसे वैसे न्यूक्लियस ब्रेकडाउन होता गया, एटम ब्रेकडाउन तो होता गया, तो कितना बचा टी पे एन पार्टिकल। एन कुछ भी हो सकता है 10, 5, 15, 20 कुछ भी चले, लेकिन इससे तो जरूर कम होगा, इससे जरूर कम होगा। जी सर मान लेते हैं। तो एक बात बताओ, इसी को रेडियो एक्टिव डीके में लिखते हैं dN/dt, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। क्या हो जाता है, लेमडा एन। लेमडा को बोलते हैं डीके कांस्टेंट या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। लेमडा एक कांस्टेंट होता है जो डीके कांस्टेंट या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। देखिए dN/dt होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन जितना होगा उतना न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट होगा या उतना बचेगा, तो माइनस लगा देते क्योंकि घट रहा है ना न्यूक्लियस, ये तो घट रहा है ना, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा देते हैं। या इसको बोल सकते हो एक्टिविटी भी, एक्टिविटी सैंपल का, किसी सैंपल का एक्टिविटी। तो यहाँ पे बस ये इसको ध्यान में रखोगे, ठीक है ना। अब देखो मान लेते इनिशियली 1000 न्यूक्लियस था, जैसे जैसे टाइम बीता उसको डिसइंटीग्रेट होता गया और फाइनली 0 भी बचे ना भी बचे। तो वही चीज़ है, इनिशियली देखो इतना न्यूक्लियस था, इनिशियली इतना था, और जैसे जैसे टाइम बीता गया घटता गया न्यूक्लियस एटम, क्या हुआ, घटता गया। तो यही बताना चाह रहा है रेडियो एक्टिव से। तो यहाँ पे सर क्या याद करना क्या है सर, वो बताइए। तो बच्चों याद क्या करना, सिर्फ ये मूल मंत्र याद रखना आप लोगों को। क्या है सर, एक्टिविटी डीके के बाद इनिशियल कितना एक्टिविटी है, या फिर इसको इससे रिलेट करो या इसको इससे रिलेट करो। एक्टिविटी पूछे तो इससे रिलेट कर देना, और नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पूछे तो ये करना। एन कितना बचा फाइनली, एन नॉट इनिशियल कितना था, बराबर हो जाएगा हाफ टी डिवाइडेड बाई टी हाफ। टी का मतलब टोटल टाइम और टी हाफ का मतलब हाफ लाइफ। अच्छा सर, जी सर, इससे हम क्वेश्चंस बताएंगे आप लोगों को, बहुत इजी वे में आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए तो ये ग्राफ देख लीजिएगा, एक्सपोनेंशियली घट रहा है, धीरे धीरे न्यूक्लियस क्या हो रहा है, घट रहा है। बहुत सारा था, डिसइंटीग्रेट हो गया, रेडियो एक्टिव डीके हो गया सबका, तो धीरे धीरे घटेगा। जी सर। अब आइए हाफ लाइफ। अब हमारा टॉपिक क्या बच्चों, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ को समझते हैं। हाफ लाइफ क्या होता है, तो न्यूक्लियस का डिसइंटीग्रेशन आधे समय में कितना होगा, उसी को हाफ लाइफ कहेंगे। मतलब क्या, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई। जो हमारा पेरेंट है, जो हमारा पेरेंट न्यूक्लियाई है, उसको टूटना आधे टाइम में, आधे टाइम वो कितना टूटा होगा, उसी को बोलेंगे हाफ लाइफ। मतलब 50% वो डिसइंटीग्रेट हुआ होगा कितने समय में, उसको बोलेंगे हाफ लाइफ। बोलेंगे ना, पेरेंट है, पेरेंट से चिल्ड्रन बनेंगे, चिल्ड्रन बन रहे हैं तो पेरेंट अपने आप को डिसइंटीग्रेट कर रहे हैं, आधे अपना आधा जो है खत्म करेंगे कितने समय में, उसी को बोलते हैं हाफ लाइफ। हम पूरा है, हमारा आधा खत्म होगा, कितना टाइम लगेगा, उसको बोलेंगे हाफ लाइफ। समझ आ रहा है ना। हाँ, तो सर इनिशियली एन नॉट था, आधा होने के बाद एन नॉट बाई 2 हो गया, ये आधा हो गया, तो इसका हाफ लाइफ पूछेगा सर, कुछ नहीं होगा, log 2 बटे लेमडा। इसका वैल्यू रख दिए हैं 0.693 बटे लेमडा, 0.693 बटे लेमडा। अच्छा सर, लेमडा को क्या बोलते हैं बाबू, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं, याद रखोगे। क्या बोलते हैं, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब देखो मान लो कि एक हाफ लाइफ हुआ, तो कितना एटम बचेगा, एन नॉट बाई 2। कितना डिके हुआ होगा, एन नॉट बाई 2, मतलब एन नॉट पार्टिकल था, तो हाफ लाइफ हुआ था, कितना आधा डिसइंटीग्रेट होगा, कितना बचेगा, आधा ही बचेगा ना। जी सर। अगर मान लो 2 को हाफ लाइफ हुआ, कितना डिसइंटीग्रेट, इतना 2 को होगा, एन नॉट बाई 4, कितना बचेगा, माइनस कर लो 3/4 एन नॉट। अगर 3 हाफ लाइफ हुआ, एन नॉट बाई 8, कितना बचेगा, सब्सट्रैक्ट कर लो ना, तो इतना बचेगा। समझे, जी सर। हाँ, तो ये हमारा है हाफ लाइफ का कंसेप्ट। क्या है, सुनो गौर से। कह रहे हैं रेडियो एक्टिव डीके, तो बच्चों रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है, अरे बाबू न्यूक्लियस का टूटना रेडियो एक्टिव डीके कहलाता है। सर रेडियो एक्टिव क्या है सर बाबू ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं, जैसे कि यूरेनियम हमारा, थोरियम हमारा, फास्फोरस हमारा, सल्फर हमारा, ये सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। जी सर। तो इसका डीके होगा, टूटेगा, तो टूटने को बोलते हैं रेडियो एक्टिव डीके। अच्छा सर, तो अगर dN/dt लिखे तो मतलब रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन,
रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, रेट लगा मतलब सर टाइम से डिवाइड होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डीके, कितना न्यूक्लियाई बचा है, तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल न्यूक्लियाई बचा, समझ रहे हो ना, कितना डिसइंटीग्रेट होगा, जितना हो गया तो हो गया, कितना बचा है, जितना डिसइंटीग्रेशन होगा वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जितना बचेगा, इसीलिए dn बाय dt बराबर लैम्डा n लिख देते हैं, और माइनस सिंबल इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये घट रहा है ना, न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो रहा है ना, घट रहा है ना, समझ में आया। चलिए, तो ये हमारा था रेडियो एक्टिव डीके। अब हाफ लाइफ, तो ग्राफ में ये ग्राफ, इस ग्राफ को बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अच्छा सर, तो हाफ लाइफ क्या हुआ सर, रे बकले लहा कहीं के, रे न्यूक्लियस का आधा डिसइंटीग्रेशन, पेरेंट न्यूक्लियस हम है, हमारा आधा न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होगा तो हमारा बच्चा निकलेगा। बाइनरी फ्यूजन पढ़े हो ना अमीबा का, बाइनरी फ्यूजन होता है, हाँ, जब वो आधा डिसइंटीग्रेट अपने आप को कर ले कितने समय में, उसी को तो हाफ लाइफ कहते हैं, पूरा कर लेगा तो फुल टाइम नहीं हो जाएगा, आधा। चलिए, तो ये हो गया हमारा हाफ लाइफ। जी सर, हाफ लाइफ हो गया, कितना हुआ सर, 0.693 बटे लेमडा, 0.693 बटे लेमडा, क्या ये याद रखना है? जी सर, याद रख लीजिए, और आपका मूल मंत्र यही याद रखोगे, n बाई एन नॉट, एन नॉट एन बाय कितना बचा रिमेन हुआ, एन नॉट इनिशियली कितना था, हाफ, टोटल टाइम बाई टी हाफ, टोटल टाइम बाई टी हाफ। चलिए, इसको फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो बच्चों, अब हम लोग आते हैं मास डिफेक्ट के कंसेप्ट को सीखते हैं। हम लोग क्या सीखते हैं, मास डिफेक्ट के कंसेप्ट को सीखते हैं। उससे पहले कुछ छोटे से टॉपिक है जिसको बोलते हैं यूनिट ऑफ एक्टिविटी। एक्टिविटी का यूनिट ऑब्जेक्टिव केस में अगर आया तो क्या होगा, बकराल, BECQUEREL, बेकराल इक्वल्स टू 1 डीके पर सेकेंड। तो एक्टिविटी समझ में आ रहा है क्या होता है, माइनस dn बाई dt को ही एक्टिविटी बोलते हैं या रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन बोलते हैं, ठीक है सर। तो इसका ऐसा यूनिट याद रखना, बेकराल होता है, बेकराल, इसका मतलब क्या, 1 डीके 1 सेकेंड में, 1 डीके पर सेकेंड, ठीक है सर। अब आते हैं मास और एनर्जी के बीच का रिलेशन। बच्चों पता है आप लोगों को, मास और एनर्जी का बहुत तगड़ा रिलेशन है यार, बहुत तगड़ा रिलेशन है। आइंस्टीन का जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी था, इसी थ्योरी, इसी पे बेस था, मास एनर्जी पे ही बेस था। आइंस्टीन साहब पता लगाए कि आखिरकार ये मास और एनर्जी आखिरकार क्या रिलेशनशिप है यार। इस रिलेशन के बारे में बहुत अच्छा सा कंसेप्ट बताया उन्होंने बताया कि जितने मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकते हैं यार। हमारा मास अगर 10 किलो है तो हमारे अंदर पूरा एनर्जी होगा, तब हम अपने मास को मेजर कर पा रहे हैं 75 केजी या 80 केजी हमारा जो मास है। एक्चुअल में उसमें एनर्जी है, सारा भरा हुआ एनर्जी। मास बहुत कम होता है, सारा का सारा एनर्जी ही कंबाइन होता है बाबू। ये आइंस्टीन साहब का कंसेप्ट था कि मास जो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकते हैं यार, मास एनर्जी में ही है, मास एक तरह का एनर्जी है, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, समझ रहे हो जी। तो हमारा अगर मास 2 किलो का होगा, पूरा का पूरा मान लेते हैं, मेजर करते हैं, मान लेते हैं हमारा मास 75 केजी आया, ये मास एक्चुअली में नहीं है पूरा, ये एनर्जी भरा हुआ एनर्जी, मास तो बहुत कम होगा यार। यस, ठीक है, वही आइंस्टीन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बता रहा था। क्या कह रहा है, E बराबर mc स्क्वायर का मतलब होता है इफ वी विल कन्वर्ट द होल मास इनटू एनर्जी, हम लोग हमारे टोटल मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए सर आगे, तो E बराबर mc स्क्वायर, लेकिन हमको ये फॉर्मूला काम कभी कभी आएगा, हम लोगों को इसमें छोटे छोटे मास को कन्वर्ट करना। न्यूक्लियस का मास कितना छोटा होता है, AMU में लेते हैं, तो उसी प्रकार अगर हम लोग मास को AMU में लेंगे तो सिंपल सी बात है, गुना कर देंगे 931 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मास दे 15 AMU, तो 15 से गुना कर दीजिए 931 को। तो अगर एक AMU मास अगर रहे तो इतना होता है एनर्जी, एक AMU मास रहे तो एनर्जी कितना होता है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा सर, स्पीड ऑफ लाइट पता होगा आप सबको, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 1.6 × 10⁻⁻19 वोल्ट, वोल्ट बोलिए या जूल बोलिए, बात इज बराबर। आगे बढ़ो, नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, मास डिफेक्ट। क्या है बच्चों, मास डिफेक्ट, समझ में आया बच्चों? चलो देखो मेरा बाबू, मेरे प्यारे, मेरे नन्ना, मेरे मुन्ना, चलो देखो, मास डिफेक्ट मान लेते हैं ये न्यूक्लियस है जी सर, इसको हम तोड़ दिए तो टूटा हुआ भाग जितना मास होगा उतना इसका मास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बोलो मित्रों, होना चाहिए। इसका मास है 10 किलो, इसको तोड़ के रख दिए, अलग अलग भाग में ब्रेक डाउन कर दिए, तो सारे ब्रेक डाउन वाला पार्ट जो है सबको जोड़ो, उसका जो मास इसके मास के बराबर होना चाहिए,
जी सर, वही मास डिफेक्ट कहलाता है। अब देखो क्या होता है, मान लेते हैं एक न्यूक्लियस में प्रोटॉन का मास था Ma, न्यूट्रॉन का मास था Mb, और इस दोनों का जो मास था, इस न्यूक्लियस को ब्रेक डाउन किया गया। क्या किया गया? ब्रेक डाउन किया गया। तो जो X एलिमेंट आया, इसका मास है Mc। तो देखा क्या गया, इस दोनों के मास को जो जोड़े हैं वो बड़ा आया Mc के मास से, मतलब उसके न्यूक्लियस का मास छोटा है, कम आया इसके न्यूक्लियस के मुकाबले। इसी को तो मास डिफेक्ट, बराबर होना चाहिए, इस दोनों का जितना मास है उतना होना चाहिए इसका भी, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, इसका मास ज्यादा हुआ, इसका मास कम हुआ। तो इसी प्रकार हम लोग इसी को बोलते हैं मास डिफेक्ट, कि मास में कमी कितना आया। क्यों आया होगा कमी, सोच के बताओ। एनर्जी के वजह से एनर्जी रिलीज हुआ। अच्छा सर, एनर्जी ही एक मात्र था जो मास को कन्वर्ट कर ले गया। समझ में आया? चलो देखो, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसी को मास डिफेक्ट कहते हैं। क्यों हुआ सर? विच विल कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, जो कि एनर्जी में कन्वर्ट हो गया था। अब आइए, ओवरऑल वी कैन से मास प्लस एनर्जी इज कंजर्व। मास कंजर्व नहीं होता है, मास प्लस एनर्जी इज कंजर्व। मास प्लस एनर्जी इज कंजर्व। तो ये मास डिफेक्ट का कंसेप्ट था। और भी हम आगे बढ़ेंगे तो इसके कंसेप्ट को आगे हम बढ़ोतरी करेंगे। मास डिफेक्ट को आप लोग लिख सकते हैं डेल्टा एम से। कमी आया ना, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को जोड़ेंगे तो बराबर होना चाहिए इसके न्यूक्लियस के मास से। इसका मास mc है, लेकिन क्या आया? कम आया। उसका मास कम आया होगा, मतलब एनर्जी रिलीज हो गया होगा। यही आइंस्टीन का कहावत था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, कि मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। मास एनर्जी में बदल सकते हैं। अच्छा सर, तो इसीलिए हम इक्वेशन पढ़ते हैं, E बराबर mc स्क्वायर। चलिए बच्चों, इस सबको स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, फटाक से स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। तो बच्चों देखो, अब हम लोग सवाल को देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने हाफ लाइफ के कंसेप्ट को देखा, मास डिफेक्ट के कंसेप्ट को देखा। अब हम लोग पहले हाफ लाइफ के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। देखो क्या कह रहा है, फॉर अ रेडियो एक्टिव मटेरियल, एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है जिसका हाफ लाइफ जो है 10 मिनट है। तो लिख लो, हाफ लाइफ है 10 मिनट। ठीक है सर। इफ इनिशियली दिया है इतना नंबर ऑफ न्यूक्लिया, मतलब इनिशियली एन नॉट दिया है 600, और क्या रहा कि टाइम टेकन, कितना टाइम लगा डिसइंटीग्रेट होने में इतना न्यूक्लियाई को। मतलब क्या कह रहा है, इफ इनिशियली देयर इज इतना नंबर ऑफ न्यूक्लिया, द टाइम टेकन फॉर डिसइंटीग्रेशन ऑफ इतना न्यूक्लिया, इतना न्यूक्लिया का डिसइंटीग्रेशन के लिए कितना टाइम लगेगा। तो सर n दिया है, n नॉट दिया है, n कितना होगा? तो n का मतलब होता है बचा कितना, डिसइंटीग्रेट के बाद बचा कितना। तो बचा कितना, 600 में से घटा दो 450 को, और बचा 150। यहीं पे बच्चा गलती करता है, n को ले लेता 450। हम क्या बोले, बचा हुआ न्यूक्लियस। ये क्या कह रहा है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ इतना न्यूक्लियस। 6000 इनिशियली था, डिसइंटीग्रेट इतना हुआ, तो बचा कितना, इतना। तो अब लगा दो फॉर्मूला हमारा मास्टर कंसेप्ट, n बाई n नॉट बराबर हाफ टोटल टाइम बाई t हाफ। n कितना है 150, n नॉट कितना है 600, कर दो बराबर हाफ टोटल टाइम कितना है, यही तो निकालना है, t हाफ दे दिया है 10 मिनट। सॉल्व करो, गया 15 चौके 60, 1/4 हाफ t बाई 10। अब बराबर करो, दोनों को बेस को सेम कर लो तो पावर सेम हो जाएगा। तो 1/2 का स्क्वायर कर दो, हाफ t बाई 10, बेस सेम है तो पावर सेम होना चाहिए। तो t बाई 10 बराबर हो जाएगा 2, तो t बराबर हो जाएगा 20 मिनट। सॉल्व हो गया, बहुत आसान क्वेश्चन था। कितना है 20 मिनट आंसर, कुछ नहीं करना है। रेडियो एक्टिव पर हाफ लाइफ दिया हुआ है, इनिशियली दिया है इतना नंबर ऑफ न्यूक्लियस, डिसइंटीग्रेट इतना न्यूक्लियस नंबर न्यूक्लिया है, तो बचा कितना, इतना डिसइंटीग्रेट है तो बचा इतना। n को तो बचा हुआ ना लेते हैं, रिमेनिंग है लेते हैं ना, कितना बचा हमारा डिसइंटीग्रेट के बाद। तो कितना टोटल टाइम लगेगा 20 मिनट। सॉल्व कर लो, मास्टर कंसेप्ट मेरा याद रहेगा तो इसी से कर लोगे सारा सवाल सॉल्व, दिमाग ही नहीं लगाना। चलिए आगे ले चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों, कह रहा है हाफ लाइफ फॉर अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस 30 मिनट। लिख लो, हाफ लाइफ है 30 मिनट। बिना पेन छुए सवाल को बना सकते हो। कह रहा है देखो, इसमें कुछ नहीं लगाना, दिमाग ही नहीं लगाना। देखो क्या कह रहा है, 40% डीके है और 85% डीके है ऑफ सेम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो हाफ लाइफ इसका दिया हुआ 30 तक, मतलब देखो 40% डीके का मतलब बचा कितना, 40% डीके हो गया तो कितना बचा, 60% बचा होगा।
और 85% डीके हो गया तो बचा कितना? 15% बचा होगा। अच्छा सर, मतलब 60% का हाफ लाइफ कितना होगा? 30%। और 30% का हाफ कितना होगा? 15%। यही ना, सबका हाफ लाइफ दिया हुआ 30 मिनट। मतलब 60 से 30 होने में कितना हाफ लाइफ लगेगा? 1 हाफ लाइफ। और 30 से 15 होने में कितना हाफ लाइफ लगेगा? 2 हाफ लाइफ। मतलब टोटल 60 से 15 आने में कितना हाफ लाइफ लगेगा? 2 हाफ लाइफ। लिख लो, टोटल हाफ लाइफ कितना हो जाएगा? 2 हाफ लाइफ। 2 और 1 हाफ लाइफ का वैल्यू कितना है? 30 मिनट। कितना हो गया? 60 मिनट। सवाल को बिना देखे आंसर को मार सकते हैं आप लोग, कुछ भी हम लोग नहीं किए। इतना डिके हो रहा था, बचा कितना? 60। इतना डिके हो रहा था, बचा कितना? 15। अच्छा सर, तो 60 से 30 आधा करने में टाइम हमको दिया 30 मिनट, तो 30 से 15 आधा करने में टाइम दिया 30 मिनट, तो जोड़ दो दोनों समय को, 30 और 30 60 मिनट। तो ऐसे सवालों को आप लोग चुटकियों में बना सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, अब हम लोग मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए यहीं तक रखते हैं हम लोग, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मास डिफेक्ट के क्वेश्चंस को देखेंगे, बाइंडिंग एनर्जी समझेंगे। ठीक है बच्चों, लेक्चर अच्छा लगे लाइक करें, शेयर कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले मेरे प्यारे बच्चों। धन्यवाद।